एक ऐसा बिल जिसने आसाम की पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन और सोसाइटी तीनों के बीच में एक बहस छेड़ दी है। इसका नाम है यूसीसी, दैट मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 44 के तहत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। दैट मीन्स स्टेट का ये कर्तव्य है कि वो भारत में, यानी कि गवर्नमेंट का ये कर्तव्य है कि वो भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन हिंदी समान नागरिक संहिता लागू करे। समान नागरिक संहिता इसलिए जरूरी है ताकि वुमेन प्रोटेक्शन हो सके और चाइल्ड प्रोटेक्शन हो सके। वर्तमान समय में यदि आप देखेंगे तो जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे लिव इन रिलेशनशिप का जो कंसेप्ट है ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में यदि मान लीजिए कोई चाइल्ड बर्थ होती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, और ये जो बच्चा है ये लीगल माना जाएगा या इलीगल माना जाएगा, और इसमें जो महिला है इसके राइट्स का प्रोटेक्शन कैसे होगा, ये एक मेन मुद्दा उठकर सामने आता है। पॉलीगमी, जिसका फायदा बहुत से धर्मों में उठाया जाता है, वुमेन्स की सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता है, इसके बारे में भी डिस्कशन आएगा। इसके बारे में पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। सो टॉपिक है कि आप याद रखो, आसाम में बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, इसने हाल ही में एक बिल टेबल किया है यूसीसी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, ये बोलती हैं कि भाई एक बार इस बिल पर चर्चा होनी चाहिए। अपोजिशन इसका विरोध करते हैं कि सर आपने किसी एक धर्म विशेष को यहां पर टारगेट किया है, जैसा कि पॉलिटिक्स में आपको देखने के लिए मिलता ही है कि कहीं ना कहीं एलिगेशन तो लगते ही हैं। यहां पर अमित शाह का कहना है कि भाई ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं इनके इंटरेस्ट का, इनके जो राइट्स हैं, इनका ध्यान रखा जाएगा और यूसीसी के अंडर इनको काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज के अपने कुछ ट्रेडिशन होते हैं, अपनी कुछ प्रथाएं होती हैं। सो ट्राइबल कम्युनिटीज अपनी उन प्रथाओं को बिल्कुल बिना किसी रोक टोक के कर सकते हैं, यूसीसी के अंतर्गत वो नहीं आएंगी। याद रखना कि बैन ऑन पॉलीगमी की बात की गई है, क्योंकि कई क्षेत्रों में जो पॉलीगमी है और कई धर्मों में जो पॉलीगमी है, पॉलीगमी का मतलब होता है बहुविवाह, यानी कि एक जो पुरुष है ये बहुत सी महिलाओं से विवाह कर सकते हैं। जैसे मुस्लिम समुदाय की यदि आप बात करेंगे तो 4 विवाह करने की अनुमति दी गई है। ऐसे में वुमेन्स की जो प्रोटेक्शन है ये नहीं हो पाती है। वुमेन्स के आर्टिकल नंबर 21 का वॉयलेशन भी एक प्रकार से होता है, भले ही ये इनडायरेक्टली है बट होता जरूर है। तो याद रखिएगा कि इन सभी कारणों से एक बिल लाया गया जिसको नाम दिया गया यूसीसी। अब इसको हम शुरू से लेकर अंत तक समझेंगे। उससे पहले आप ये जान लो कि आसाम में ये जो बिल आया है इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो सबसे पहले तो कौन कौन से मुद्दे शामिल किए गए हैं। एक है विवाह, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप, इनको कानूनी ढांचा दिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप की यदि आप बात करोगे तो इसमें क्या क्या बोला गया। सबसे पहले तो यदि मान लीजिए कोई बॉय एंड गर्ल है, यानी कि कोई कपल है और ये लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं और इनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होती है और यदि चाइल्ड बर्थ हो जाती है, तो इसके बाद यदि वो जो बच्चा हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी। क्योंकि भारत में ऐसे कई मामले हुए हैं जिसमें आप देखेंगे कि चाइल्ड बर्थ के बाद ये जो कपल हैं ये चिल्ड्रंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं ले पाती, और जनरली ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये माता पर आती है, यानी कि वो जो लेडी है, वो जो लड़की है उस पर आती है। सो सबसे पहले तो इसमें बताया गया है कि भाई जो रजिस्ट्रेशन है ये मैंडेटरी होगा, यानी कि जितने भी कपल हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। इफ यदि वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो 6 माह की जेल हो सकती है या फिर 10,000 रुपए का जो जुर्माना है ये हो सकता है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। दूसरी बात कि यदि मान लीजिए लिव इन रिलेशनशिप में आप रह रहे हैं तो यहां पर जो महिलाएं होंगी, अब महिलाओं को ही शामिल क्यों किया गया है, क्योंकि अक्सर महिलाओं को ही हे दृष्टि से देखा जाता है। यदि आप इंडियन सोसाइटी में देखेंगे, यानी कि यदि कोई पुरुष लिव इन रिलेशनशिप में रहे तो ये उसके लिए बड़े फक्र की बात मानी जाती है इंडियन सोसाइटी में। बट यदि मान लीजिए ये मालूम चल गया कि XYZ महिला किसी पर्सन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और ऐसी ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट हो गई है, सो बहुत ही ज्यादा है दृष्टिकोण, मतलब कि उसको क्रिटिसिज्म की दृष्टि से देखा जाता है। दैट इज व्हाई वुमेन प्रोटेक्शन की यहां पर मेनली बात की गई है। दूसरा कि यदि चाइल्ड बर्थ होती है तो उनको लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। तीसरी बात है कि यदि मान लीजिए आपने इनका अनुपालन नहीं किया तो जैसा उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में भी बेसिकली लिव इन रिलेशनशिप के लिए कुछ कानून कायदे बनाए गए थे, बाद में इनका विरोध हुआ था इसलिए फिर इनको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया गया था। तो यहां पर भी बोला गया है कि गैर अनुपालन पर जो दंड है इसका प्रावधान होगा। गेटिंग माय पॉइंट। उत्तराखंड में भी ऐसा ही है, बट वहां पर थोड़े से
डाइल्यूट हुए हैं, पंजीकरण ना कराने पर जुर्माना भी हो सकता है और जेल तक हो सकती है। यदि नॉर्मल यानी कि जो अदर पहलू हैं उनकी हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो पॉलीगमी पर पूरा पूरा बैन लगाएगी, ब्लैंकेट बैन ऑन पॉलीगमी। मतलब कि पूरे राज्य में यदि आप बहु विवाह करते हैं या फिर एक से अधिक विवाह करते हैं तो ये यूसीसी का वायलेशन माना जाएगा। इससे याद रखना कि जो जनजातीय समुदाय हैं इनको पूरी पूरी छूट है। जनजातीय समुदाय को क्यों पूरी छूट है? क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही ये कहता है कि जनजातीय समुदायों को अपने जो परंपरागत प्रथाएं हैं ये फॉलो करने की स्वतंत्रता है। तो हमने उनसे उनका फंडामेंटल राइट नहीं छीना या फिर गवर्नमेंट ने उनसे उनका फंडामेंटल राइट नहीं छीना। आप जनजाति हैं तो आप अपने जो ट्रेडिशनल हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। तीसरी बात है कि यदि मान लीजिए जैसे अभी नॉर्मली क्या होता है कि मैरिज होती है, ठीक है, या फिर डाइवोर्स हो जाता है तो इसको ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं कराया जाता, तो गवर्नमेंट के पास ये डेटा नहीं पहुंच पाता है कि भाई कितने लोग विवाहित हैं और कितने लोग तलाकशुदा हैं। उसके अकॉर्डिंगली ये डेटा कलेक्ट नहीं कर पाती है। सुना इसके लिए ये भी किया गया है, यानी कि इसी में कि विवाह और तलाक के लिए अनिवार्य पंजीकरण होगा, यानी कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये भी मैंडेटरी होगा। याद रखिएगा, यहां आसाम से पहले उत्तराखंड में भी ये यूसीसी बिल लाया गया था। 2025 से ये वहां पर लागू है, यानी कि वर्तमान स्थिति ये है जनवरी 2025 से ये लागू हुआ है। 2024 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। बहुत बड़ा डिस्प्यूट वहां पर खड़ा हुआ था क्योंकि आसाम पहला स्टेट था जिसने इस यूसीसी को लागू किया था। दूसरी बात है गुजरात में ये है, विधेयक पारित हो चुका है और मार्च 2026 से ये वहां पर लागू हो गया है। आसाम में अभी विधेयक टेबल हुआ है, यानी कि ये बिल टेबल किया गया है, अभी स्टेट असेंबली में गया है। इस पर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा और यदि ये पास हो जाता है तो फिर ये एक लॉ बन जाएगा और लॉ का इंप्लीमेंटेशन फिर होना चालू होगा। मई 2026 में ये टेबल किया गया है। गेटिंग माय पॉइंट? ये थी न्यूज। अब जरा आप सुनिएगा कि असल में ये यूसीसी है क्या और यूसीसी लाया ही क्यों गया। देखिएगा, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दो प्रकार के राइट दिए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज फंडामेंटल राइट एंड द सेकंड वन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारा संविधान जिस डेट से लागू हुआ, यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये जिस डेट से इंप्लीमेंट हुआ, ये डेट थी 26 जनवरी 1951। इस टाइम से हमारे पास फंडामेंटल राइट आ गए, यानी कि इनको कोई भी हमसे नहीं ले सकता था। ये हमारे पास है, कोई नहीं ले सकता है। दूसरे जो राइट है हमारे पास ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन शॉर्ट डीपीडीपी, डीपीएसपी। ये जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, एक्चुअली में ये हमें फ्यूचर में दिए जाने की बात कही गई थी। ये इसका वर्णन आपको मिलता है भारतीय संविधान के पार्ट 4 में, यानी कि पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल नंबर 44 में इसका आपको जिक्र मिलेगा। आर्टिकल नंबर 44 सेज कि जब राज्य की जैसी स्थिति होगी, राज्य अपनी स्थिति के अनुसार अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगा। मतलब कि बेसिकली हिंदूज के लिए यहां पर हिंदू मैरिज एक्ट है ना, इसको HMA कहा जाता है। यदि आप मोमडन्स के लिए देखेंगे तो मोमडन्स के लिए यहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली पूरे नियम कानून कायदे माने जाते हैं। क्रिश्चियन में यदि आप देखोगे तो एक अलग प्रकार का यहां पर लॉ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। हर एक समुदाय के लिए अलग अलग लॉ हैं। जैसे हिंदू धर्म की यदि आप बात करो तो यहां पर जो विवाह है, जो शादी है, इसको 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। इट इज नॉट अ एग्रीमेंट। बट यदि आप मुस्लिम समुदाय में बात करोगे तो इट्स अ एग्रीमेंट, यानी कि इसको एक एग्रीमेंट माना जाता है और इसमें होती है महर की रकम। यदि मान लीजिए हस्बैंड, जैसे शाहबानो केस यदि आप देखोगे तो वहां पर महर की रकम यदि वापस कर दी जाती है हस्बैंड के द्वारा वाइफ को, और तलाक की जो कंडीशन है ये पूरी कर दी जाती है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तो इसको ऑफिशियली तौर पर क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है? डाइवोर्स। सो यहां पर अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार के लॉ हैं। इसमें एंड ऑफ द डे लॉस किसका होता है? एंड ऑफ द डे लॉस होता है वुमेन्स का। और यहां पर फिर आप कैसे ये बोल पा रहे हो कि आप वुमेन प्रोटेक्शन करोगे? यहां पर सोसाइटी में वुमेन का जो दर्जा है या फिर वुमेन की जो कंडीशन है ये अच्छी हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। सो यहां पर याद रखिएगा कि इन सभी को समाप्त करने के लिए यूसीसी लाया गया है कि भाई सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या फिर क्रिश्चियन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, सभी के लिए एक जैसा कानून होगा।
विवाह से भी संबंधित, तलाक से भी संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, चाहे जो अडॉप्शन है इससे भी संबंधित, सभी के लिए ये एक जैसा कानून यहां पर होगा, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप को कंपलसरी अब किया गया है, पॉलीगमी को बैन किया गया है, यानी कि एक से अधिक विवाह आप नहीं कर सकते, ट्राइबल कम्युनिटीज को बाहर रखा गया है, रजिस्ट्रेशन मैरिज का जरूरी है, और इसका जो मेन उद्देश्य है यह है वुमेन प्रोटेक्शन। तो याद रखो कि 1951 में जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, सो उस समय भारत की यह कंडीशन नहीं थी कि भारत पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये जो यूसीसी है ये इंप्लीमेंट किया जाए। क्यों नहीं थी? क्योंकि आप देखोगे कि उस समय धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, और यदि यूसीसी ला दिया जाता तो जो अल्पसंख्यक समुदाय था उसको ये जरूर लगता कि भाई साहब हमारे जो इंटरेस्ट हैं इनको सेक्रीफाइस किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं हमारा जो एक्सप्लॉइटेशन है ये किया जा रहा है। इसलिए उस टाइम की जो तत्कालिक गवर्नमेंट थी ये नहीं चाहती थी कि अल्पसंख्यकों के मन में ये बात आए, है ना, और एजुकेशन भी उतनी अच्छी नहीं थी। बट वर्तमान कंडीशन को यदि आप देखेंगे तो वर्तमान कंडीशन में एजुकेशन भी अच्छी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, और आज की स्थिति में यदि मान लीजिए हमको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो इसेंशियल हो जाता है कि हम चाइल्ड प्रोटेक्शन की ओर ध्यान दें, हम वुमेन प्रोटेक्शन की ओर ध्यान दें, और ऐसे तमाम मुद्दों की ओर ध्यान दें, और उसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम यूसीसी को अप्लाई करें, यूसीसी का जो इंप्लीमेंटेशन है ये करें। दैट इज वाई हमने यूसीसी को इंट्रोड्यूस किया है। अब तीसरी बात ये आती है कि अलग अलग राज्यों में हम क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो भाई, डीपीएसपी का पार्ट है राज्य की जब जैसी कंडीशन रहे, यानी कि राज्य अपनी स्थिति के अनुसार अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये अप्लाई करेगा, ये इंप्लीमेंट करेगा। दैट इज वाई पहले उत्तराखंड, फिर गुजरात, और अब ये आ रहा है कहां पर, आसाम में। एक और बात याद रखना कि इसका जो मॉडल है ये गोवा को बताया जाता है। गोवा को इसलिए क्योंकि यदि आप देखोगे तो गोवा पर पहले ना पुर्तगालियों का अधिकार था, और यहां पर पोर्चुगीज लॉ अभी भी चल रहा है। पोर्चुगीज लॉ मतलब कि यही जो सेम कानून कायदे हैं ये गोवा में हैं। ये हमारे कॉलोनियलिज्म को नहीं दर्शाता, ये एक्चुअली में हमको अच्छा लगा तो हमने बोला कि भाई यहां पर अप्लाई होगा। यानी कि यहां पर यदि आपको लिव इन में रहना है तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पॉलीगमी गोवा में नहीं चलती है, ऐसे कई रूल्स हैं, एक्सेप्शन ऑलवेज अवेलेबल। सो यहां पर याद रखना है इसको मॉडल का नाम दिया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये इंट्रोड्यूस हुआ है। दिस टॉपिक इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आर्टिकल नंबर 44 डीपीएसपी यूसीसी मौलिक अधिकार, आर्टिकल नंबर 21, क्योंकि ये जो यूसीसी है ये आपके आर्टिकल नंबर 21 को भी स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि आपको राइट टू लाइफ बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ये और ज्यादा सॉलिडिफाई इसको कर देता है। जीएस पेपर 2 से ये कनेक्टेड है। इसमें जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, जेंडर जो जस्टिफिकेशन होता है, ये दोनों टॉपिक से, और साथ में धार्मिक स्वतंत्रता जो निजता बहस है, यानी कि प्राइवेसी और प्रोटेक्शन दोनों में से क्या जरूरी है, क्योंकि ये जो यूसीसी है ये आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, बट अभी जो कि सभी धर्मों को एक लाइन में आकर लाकर हम खड़ा कर देंगे, बट कई लोग ये बोल रहे हैं कि हमारी प्राइवेसी को खत्म कर रहा है। सो इस बहस के अकॉर्डिंगली, संघवाद फेडरलिज्म के अकॉर्डिंगली, और साथ में जो सोशल वेलफेयर्स होते हैं या फिर जो सोशल रिफॉर्म्स होते हैं उनके सिनेरियो में ये टॉपिक जरूरी हो जाता है। ये लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इस पीडीएफ को यदि आपको डाउनलोड करना हो तो कहां से कर लेंगे आप? मेरा टेलीग्राम हैंडल है जिसका नाम है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी। जब आप इस टेलीग्राम हैंडल को विजिट करेंगे तो ये पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगी। यदि सपोज ये अवेलेबल ना हो तो आप एक मैसेज ड्रॉप कर देना। मैसेज ड्रॉप करने के बाद ये पीडीएफ आपको फॉर श्योर मिल जाएगी, बिकॉज कि कई बार मैं भूल जाता हूं। आगे आइए। सो यहां पर लिखा हुआ है, देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? वन नेशन वन सिविल लॉ, यानी कि सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, क्रिश्चियन के लिए अलग है, तो इन सभी को मिलाकर एक कानून यहां पर बनाया जाना है। सपोर्टर्स कहते हैं कि भाई ये यूसीसी जरूरी है क्योंकि इसके कारण इक्वालिटी आएगी और वुमेन्स के जो राइट हैं ये प्रोटेक्ट होंगे, वुमेन्स को जो राइट है, समान राइट ये मिलेंगे। क्रिटिसिस्ट कहते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम और साथ में जो कल्चरल डाइवर्सिटी है इससे खतरे में पड़ेगी, और डिबेट असल में इक्वालिटी वर्सेस डाइवर्सिटी के बीच में ही अभी वर्तमान में अटकी हुई है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? यानी कि जो क्रिटिसिस्ट हैं ये बोलते हैं कि भाई सभी धर्मों की जो कल्चर रिप्रेजेंटेशन है या फिर जो महत्ता है ये अपनी अपनी है, आप क्यों इसमें इन्वॉल्व हो रहे हो? क्योंकि एक प्रकार से हमारे संविधान की एक ये भी तो भावना है कि स्टेट एक्चुअली में
रिलीजियस जो वर्क होंगे इनमें इंटरफेयर नहीं करेगा। बट ये भी तो लिखा हुआ है कि स्टेट कैन इंटरफेयर, यदि मान लीजिए किसी पर्सन के जो पर्सनल राइट्स हैं ये वायलेट हो रहे हैं। सो यहां पर आलोचना के बारे में कहा गया है। मेन प्रावधान क्या है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, चिल्ड्रन राइट, ट्राइबल एक्सेप्शन, वुमेन प्रोटेक्शन, पॉलीगमी, लिव इन रिलेशनशिप, है ना, इनके बारे में क्या क्या बताया गया है। स्टेप बाय स्टेप यानी कि साथ रहने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए तो आपको कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे, अदरवाइज आपको सजा दी जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? इस बात को आप याद रखिएगा। ये टॉपिक आपको कहां पर ऐड करना है, सो जहां पर भी आपने आर्टिकल नंबर 44 लिखा हो वहां पर जाके इसको ऐड ऑन कर लेना। बाकी यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें सिविल्स विद आकाश यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।